नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के मेगा प्लान पर किसानों का गुस्सा भारी पड़ रहा है। नए कृषि कानूनों के फायदे बताने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को रविवार को शामली में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। शामली के भैंसवाल में संजीव बालियान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर सटाकर उनको गांव में घुसने से रोक दिया। इस विरोध पर संजीव बालियान ने कहा है कि 10 लोगों के विरोध करने से और मुर्दाबाद बोलने से मैं मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। विरोध के कारण मंत्री का काफिला गांव से लौट गया। शामली में रविवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विधायक उमेश मलिक, राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई बीजेपी नेता अपने काफिले के साथ खाप चौधरियों से मिलने के लिए पहुंचे। वह सबसे पहले गांव लिसाड़ में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मलिक गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान भी बीजेपी के नेताओं को किसानों की खरी खोटी सुननी पड़ी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का काफिला भैंसवाल गांव पहुंचा, जहां काफिले के आगे ट्रैक्टर सटाकर गांव में घुसने का विरोध किया गया। इतना ही नहीं, जब गांव में मंत्री का काफिला जा रहा था तो ग्रामीणों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और संजीव बालियान का विरोध किया। तुम हो गुलाम, तुम अपनी एकता क्यों नहीं करते? ये तो गद्दे रगड़ेंगे, अपने जो का कुमार खाओ। सरकार क्या करेगी? थारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करे। एकता ही बनाओ और कहीं ना जाओ टूटे को धरने, टूटे को धरने। ये जो तुम जी भी एक तय कर लोगे सब किसान, ये जो गोटे रगड़ेंगे धरती मगर थारे तो नहीं यही आओगे बात यही डरना देनी यही आने पर तुम नहीं एक भी। और बीजेपी के पूर्व विधायक दीपक पटेल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। दीपक जी, खाप चौधरियों को मनाने की कोशिश क्या बीजेपी की नाकाम होती जा रही है? हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शामली पहुंचे संजीव बालियान और वहां उनका जोरदार विरोध किया गया। ये बात मनाने की नहीं है, ये बात उनको कृषि बिल के वास्तविक रूप को समझाने की है। और जो राजनीतिक दल के लोगों ने किसानों को गलत तरीके से भ्रमित कर रखा है, उनको सच्चाई बताने गए थे और देर सवेर सच्चाई उनके समझ में भी आएगी किसानों से, ऐसा नहीं है। ठीक है, गौरव जैन जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, उनका भी रुख कर लेते हैं। गौरव जैन जी, आपकी प्रतिक्रिया शामली से जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, संजीव बालियान का विरोध किया गया है शामली में। जी देखिए, ये जो है ये सच्चाई सामने आ रही है बीजेपी की दुनिया के सामने। बीजेपी जो है पहले वो किसानों के पास नहीं जा रही थी, वो पहले जो थी किसानों को आतंकवादी बोल रही थी, खालिस्तानी बोल रही थी। लेकिन आज उन्होंने देखा कि जब जन समर्थन बीजेपी के खिलाफ जा रहा है और जो किसान है वो एकजुट हो रहा है, तो फिर बीजेपी वहां जा रही है। बीजेपी अब जो जा रही है तो बीजेपी की जो पूरी मंशा है वो किसान समझ चुके हैं, इसलिए वो बीजेपी के नेताओं से नहीं मिल रहा। आप समझिए, किसान जो है वो प्रत्येक पार्टियों से मिल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा जो चेहरा दिखाया है बीजेपी ने, इस चक्कर में बीजेपी का नुकसान हो रहा है। और मैंने पहले भी बोला था कि बीजेपी जो रणनीति अपना रही है वो पूरे देश को दरकिनार करके सिर्फ दो लोगों की बात सुन रही है, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो। इसी वजह से बीजेपी का इतना विरोध हो जाएगा कि वो लोगों के बीच में नहीं जा पाएंगे। और आज हम वही देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। और ये तो छोटे से आप बोल रहे हैं एक व्यक्ति की बात हुई, जब बीजेपी के लोग, अभी आपने पंजाब में हाल देखा क्या हुआ बीजेपी का, इसी प्रकार से चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ पर भी चुनाव होंगे बीजेपी को इसी तरीके के मामलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दीपक जी आपका रुख करना चाहेंगे सर, इसका आने वाले समय में क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को? दिग्भ्रमित किए हुए, भ्रम में लाए हुए किसानों के समझ में सही बात आएगी। और जहां तक बात चुनाव की कर रहे हैं, यही बात तो खराब लग रही है जी। ये कांग्रेसी साथी हमारे हर चीज को राजनीति से जोड़ रहे हैं। पूरा देश का जन समर्थन मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश का समर्थन योगी जी के मोदी जी के साथ है। चुनाव पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, आपने देखा होगा पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक। पश्चिम में कुछ जिलों को छोड़ दें, बाकी हम लोग भी प्रयागराज में रहते हैं,
पूरा पूर्वांचल का ये केंद्र है, कहीं कोई सब किसान संतुष्ट हैं, उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई आंदोलन हो रहा है, ना कहीं नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों के बरगलाने पे कुछ हमारे किसान साथी दिग्भ्रमित हैं, और उनके समझ में भी आ जाएगा, ये आंदोलन समाप्त होगा। ये किसान बिल पूर्णतया उनके हित में है, ये उनको जानकारी जिस दिन हो जाएगी, ये स्वतः ही आंदोलन समाप्त हो जाएगा और इसका राजनीतिक दृष्टि से कोई नहीं फर्क सर, नहीं ये पड़ेगा। बात आपकी, चलिए मैं अग्री कर रही हूँ इस बात से, लेकिन दीपक जी सवाल ये है कि आप उनको समझाएंगे कैसे जब वो बात करने के लिए ही तैयार नहीं है, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा बीजेपी नेताओं को, और तो और जो लगातार इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को घुसने मत दो, उन्हें अपनी शादी समारोह में मत बुलाओ, तो ये आपके लिए तो चिंता का विषय है ना। मनाएंगे कैसे आप, उन्हें समझाएंगे कैसे कि ये बिल जो है आपके हित में है? कई चक्र में वार्ताएं हुई हैं और हमारे कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्वयं देश के सारे किसान संगठनों से सीधे बात की। अभी भी वार्ता का रास्ता खुला है, वार्ता का दौर जारी है। ये तो एक पॉलिटिकल चीजें हैं, जिसे हमारे इनको उम्मीद है कि किसान बिल के सहारे हम जिंदा हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला इनका, चाहे रोज बयान दें, चाहे प्रियंका जी, राहुल जी कुछ भी बोले, इनका कुछ भविष्य नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये राजनीति कर रहे हैं किसानों के नाम पे। जिस दिन किसानों को ये समझ आ जाएगी कि किसान बिल उनके हित में है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए है, तो स्वतः ही वो समझ जाएंगे और आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ किसी को नहीं निकालना चाहिए, ना तो अपने उज्जवल भविष्य से जोड़ के देखना चाहिए कि अब किसान नाराज हो गए तो कांग्रेस का भला हो जाएगा, उसकी वापसी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है, गौरव जी आपका रुख करना चाहेंगे सर, आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं आप जो भी किसान आंदोलन में इस समय चल रहा है और लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है, शादी समारोह में बुलाने से भी इनकार किया जा रहा है? जी देखिए, अभी इन्होंने अपनी जो बीजेपी की मंशा थी वो साफ कर दी। इन्होंने बोला कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है, कुछ जिलों में चंद लोगों के द्वारा हो रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए, जब 250 से ज्यादा किसान है वो वहां पर जान दे चुके हैं अपने सिंधु बॉर्डर पर, और ये बोल रहे छोटा सा आंदोलन है। आप उठा के देखिए, विश्व की हिस्ट्री में, इतिहास में कहीं 250 से ज्यादा लोग मर गए और वहाँ की सरकार ने ऐसा रुख करा हो कभी? ये सरकार कैसा शर्मनाक बयान है कि ये छोटा सा आंदोलन बोल रहे हैं। 250 लोग मर गए, 250 परिवार उजड़ गए, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि छोटा सा आंदोलन है, इसमें कोई असर नहीं होगा। मतलब ये तो हम राजनीति छोड़िए, ये तो मानवीय जो आपकी आत्मीयता की बात है उस पर कलंक है। क्या बोल रहे हैं कोई बात नहीं, 250 लोग मर गए, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटा मोटा आंदोलन है, हमारे यहाँ कोई नहीं मर रहा तो हमारे यहाँ सब ठीक हो जाएगा। अगर बीजेपी के लोग और बीजेपी की ये सरकार पहले जाकर वहां पर मिल लेती किसानों से, तो आज ये नौबत नहीं आती कि उनका सामाजिक बॉयकॉट होता। और ये बोल रहे हैं कि इससे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम सीटों की तो लड़ाई नहीं है, हमें तो लड़ाई है उन लोगों की जो मर गए। क्या उनको न्याय कैसे मिलेगा, उनके लिए इंसाफ कैसे मिलेगा, उनकी जो आने वाली पीढ़ियां उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? ये जो आज डिस्कशन बीजेपी अभी कर रही है, अगर ये पहले जाके कर लेते और आंख बंद करके अडानी अंबानी के लिए ये कानून पास नहीं करते तो ये नौबत आती ही नहीं। ये जो आज पूरी नौबत आई है इसी वजह से आई है क्योंकि बीजेपी ने पहले किसी के साथ समन्वय में मीटिंग करी नहीं, उन्होंने संसद में इस कानून पर डिस्कशन करा नहीं, वॉइस पद के मत के द्वारा उसे बात कर दिया गया, डिवीजन ऑफ वोट हुआ नहीं, और आज इसी का ये पूरा कारण वो है जो नतीजा है कि यहाँ पे जो किसान है वो विरोध कर रहा है और किसानों के साथ साथ अनेक जो तमाम ग्रुप है वो सब उनका विरोध कर रहे हैं। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा सा निकल के आया, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी जाएगी उसका सरकार को जनता के रुख का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर आदमी सरकार से तरफ से। तो इसको ये बोलना कि ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है, ये वैसे ही होगा कि अपने सत्ता के नशे में मत होकर आप बोल रहे हैं। जैसे नीरो बोल रहा था कि जब रोम जल रहा था नीरो पार्टी कर रहे थे, वैसे हमारे देश के जो नीरो हैं वो उनको भी लग रहा है कि अभी कुछ नहीं होने वाला, छोटा सा आंदोलन है, अपने आप कर जाएगा, 200-400 लोग और मरेंगे और खत्म हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जनता है वो अब जाग चुकी है, और जनता जो है वो 100 रुपए का तेल की भी जो मार है उसको झेल रही है, जो किसान आंदोलन है उसकी मार को भी झेल रही है। तो बीजेपी को ये सोचना है कि हम हमेशा ही सदैव ही सत्तासीन रहेंगे और हमें हमेशा वोट मिलते रहेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी भी आंदोलन को छोटा बोलना, मैं मानता हूँ कि आत्मीय जो मानवीय आत्मीयता होती है उसके ऊपर एक कलंक रहेगा। अगर आप बोलेंगे 250 लोग मर गए और उसके ऊपर हम जो मानते हैं कि छोटा सा ये आंदोलन है, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बयान है। दीपक पटेल जी, इस आंदोलन को कम समझना, क्या यही गलती कर रही है बीजेपी? क्या आंदोलन कितना ये बड़ा होता जा रहा है या इस आंदोलन का क्या असर होगा ये समझ नहीं पा रहे हैं समय रहते आप लोग? प्रधानमंत्री जी का प्रायः रोज बयान कृषि बिल को लेके आता है,
अभी इन्होंने कहा कि कृषि बिल पार्लियामेंट के अंदर बिना चर्चा के पास कर दिया। मोदी जी ने खुली चुनौती दी है कि आए कोई चर्चा करे, बताए इसमें खामी क्या है। एक कांग्रेसी को ये खामी बताने का अवसर है या उसको जानकारी है इसके बारे में कृषि बिल है क्या। दूसरी बात इन्होंने कही कि 250 लोगों की मृत्यु, इसके दोषी भी यही हैं, बरगलाने वाले यही हैं, कोई दूसरा नहीं है। यही कांग्रेसी लोग बरगलाने वाले हैं मासूम किसानों को, उनको भ्रमित करके सड़क पे लाके खड़ा किया हुआ है। कुछ नहीं होना और जनता सच में जग चुकी है। और रही बात आंदोलन की, तो ये सच्चाई है। आपका चैनल बड़ा है, आपके हर जिले में संवाददाता होंगे, आप पता कर लीजिए कि पूर्वांचल में, अवध में, लखनऊ में, कानपुर में इस आंदोलन का क्या असर है। नहीं सर, मैं यही समझना चाह रही हूँ, जब आप ये बात जान रहे हैं कि आंदोलन छोटा है तो फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्यों गए फिर संजीव बालियान वहां पर कि चलिए खाप चौधरियों से बात कर लेते हैं कि शायद वो समझ जाएं, जब आपको मालूम है कि जनता भी जान रही है कि ये सब कुछ नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? कभी नहीं कहा आंदोलन छोटा है। आंदोलन छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी है, वो आंदोलन है, उसका पूरा सम्मान है। ये हम ये बताने का चाह रहे हैं आपसे कि हमने वार्ता के दरवाजे खुले रखे हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप बताओ तो सही, आप क्यों आप में नाराजगी है, कारण क्या है? आप कृषि बिल में किस धारा और किस उसके खिलाफ है? आपको चाहे एमएसपी का इशू रहा हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रहा हो, आप किस मुद्दे को लेकर नाराज हैं? इस पे वार्ता की बात चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम तैयार हैं, कृषि मंत्री जी ने कहा हम तैयार हैं, और उसी क्रम में ये लोग गए थे। और अभी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बरगलाए हुए हैं, उनके समझ में आएगा, आंदोलन वो समाप्त करेंगे। इसका दूरगामी परिणाम जब दिखेगा कि ये कृषि बिल कितना फायदेमंद है किसानों के लिए, कितना लाभप्रद है, तो खत्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है गौरव जैन जी, आपको लग रहा है बीजेपी सफल हो पाएगी ये समझाने में कि ये कृषि कानून जो है किसानों के हित में है? और बड़ी बात ये है कि इस तरह के भ्रम क्यों फैलाए जा रहे हैं कि किसानों से उनकी जो है जमीनें छीन ली जाएंगी? ये भ्रम कौन फैला रहा है? आप एक बात समझिए, भ्रम की स्थिति कब फैलती है? जब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों तक नहीं पहुंचता। इन्फॉर्मेशन पहुंचाना सरकार का काम है। सरकार जो है दोनों सदनों में बहुमत में है, उसके बाद भी अगर आप अपने देश के लोगों को नहीं समझा पा रहे, आपके पास पूरा तंत्र है, तो ये नाकामी किसकी है? ये उस विपक्ष की नाकामी है जिसके पास 50 सीटें नहीं है, या उस सरकार की नाकामी है जिसके पास 350 से ज्यादा सीटें हैं? आप बताइए कौन बरगला रहा है? और क्या आप बताइए, एक आदमी जितने देश के वहां पर किसान प्रोटेस्ट करना है, लाखों किसान है, लाखों किसानों को कैसे कौन बरगला सकता है? और कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी ऐसी विचारधारा है जो किसानों से बोले कि आप जाके जान ले लीजिए, आप जाके आत्महत्या कर लीजिए? कौन सी ऐसी पार्टी? कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता को भी आप बोल सकते हैं कि आप जाके जान ले लीजिए इस आंदोलन के लिए? कोई जान नहीं देता। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि बरगलाए हुए हैं या ये मूड है, तो एक तरीके से किसानों की जो बुद्धिमत्ता है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि देश का जो किसान है वो मूर्ख है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। सारा जो ज्ञान है वो सिर्फ बीजेपी के लोगों को है। उन्हीं को मालूम है किसानों के लिए क्या अच्छा है, उन्हीं को मालूम है बेरोजगारों के लिए क्या अच्छा है, उन्हीं को मालूम है कि अडानी अंबानी के लिए क्या अच्छा है, और किसी को कुछ नहीं मालूम। चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो बड़े बड़े पी साईनाथ हो, या फिर आपके अमर्त्य सेन हो, नोबेल लॉरिएट जिन्होंने इस बिलों का समर्थन करा, उन्हें नोबेल प्राइज मिली, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो बीजेपी के लोगों ने पूरा ज्ञान है कि क्या अच्छा होगा बीजेपी किसान के बिलों के लिए, इससे इतनी आय बढ़ जाएगी। आप बताइए, IMF ने उसका विरोध करा, वर्ल्ड बैंक की जो वो थी उन्होंने बोला कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप बताइए, सब पूरा ज्ञान सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही है, बाकी किसानों को नहीं बताओ। जितने भी लोगों ने आत्महत्या की, जितने भी लोगों ने वहां पर शहादत दी, वो सब भी कांग्रेस के लोग थे। ये भी बोल दीजिए, पहले इन्होंने खालिस्तानी बोला, फिर कुछ और बोला, कांग्रेस के बोलना। तो ये कुछ एक तरीके से जो है घिरते जा रहे हैं और इनकी सच्चाई सामने आ रही है। और ये सच्चाई को छुपाने के लिए अलग अलग तरीके के हलकंडे अपनाएंगे हैं। कभी वहाँ पे अपने वहाँ पे किसी को भेजते हैं कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्हें दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे साइट खाली करिए, फिर कभी किसी और को भेजते हैं। और जिस प्रकार से शाहीन बाग के आंदोलन में कत्ल को, तो वो कैसे? एक सेकंड गौरव जी, एक बात बताइए, स्थानीय लोगों को अगर दिक्कत हो रही है और वो अपनी दिक्कत सामने रख रहे हैं, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी की तरफ से भेजे जा रहे हैं? क्योंकि वही चेहरे जो थे वो शाहीन बाग में रहते, ये बोलते हुए कि हम वहाँ पर दिक्कत हो रही है, वही चेहरे वहाँ पर चले गए। ये मैं नहीं, ये वहाँ पर रिपोर्ट थी, उसमें दिखाई गया कि यही 5 लोग थे, वो वहाँ पर गए थे, यही 5 लोग वहाँ पर गए थे। तो अब एक व्यक्ति का 2 जगह मकान हो सकता है दिक्कत हो रही हो, लेकिन अगर हो भी रही है तो सरकार को सुलझाना चाहिए पुलिस के माध्यम से। हम तो ये चाहते हैं कि
किसी को भी दिक्कत ना हो। और जो ये पूरी दिक्कत हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने उनसे बिना चर्चा करे बिल कानून पारित करे। अगर सरकार को चाहिए प्रोटेस्ट खत्म करेगी तो किसानों की मांगे माने। आप समझिए, अगर मेरे लिए कोई कानून बन रहा है तो मुझसे तो पूछा जाएगा ना कि आपको इसका समर्थन है, या आपके साथ से बताइए कि आप क्या करवाना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी जो मंशा है वो दूसरों के ऊपर थोपने पर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। तो अगर सरकार चाहती है कि ये लोकतंत्र कम हो, क्या बोलते हैं, अपना ये आंदोलन खत्म हो, तो सीधा उसके हाथ में करना है, जो उनकी मांग है उसे खत्म करो, फिर एक नए सिरे से कानून बना लें। कोई अभी कानून में ऐसा तो है नहीं कि एक बार बन गया तो फिर हट नहीं सकता, और नहीं हट गया तो फिर नया बन नहीं सकता। तो सरकार को चाहिए कि नया कानून बनाए और वो जो है उसकी मांगों को पूरा करें और ये जो स्थिति बनी हुई है खत्म करें। हम तो चाहते हैं कि किसान भी अपने घर वापस जाएं, खेतों में अपने लगें, और वहाँ पर जो स्थानीय लोग उनको भी नुकसान ना हो। जो सरकार है वो भी अपना काम करे, पुलिस के माध्यम से कानून को दबाने की बात न करे, कुछ और न करे। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो शांति की स्थिति है वो वापस से कायम हो। ठीक है, दीपक पटेल जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी इस मसले पर। 26 जनवरी को लाल किले के अंदर जो हुआ, कुछ लोगों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर एक देश विरोधी ध्वज को वहाँ लहराया। क्या हमारे साथी जो कांग्रेस पे बैठे हैं इसको ये क्या कहना उचित समझेंगे? इनसे जानना चाह रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ कि ये इसको किसान आंदोलन का हिस्सा कहेंगे? ठीक है दीपक पटेल जी, देखिए बात ऐसी है कि किसान आंदोलन जो है, अगर अभी भी आप इसकी जो आने वाले समय में प्रभाव है उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ का दायरा और सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोग भी लगे हुए हैं इन्हीं चौधरियों को समझाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन अब जाटों का आंदोलन ज्यादा बनता नजर आ रहा है, जो आने वाले समय में दिक्कत भी दे सकता है चुनावों में। इसलिए आप दोनों को मैं यही सलाह दूंगी कि इस मसले पर राजनीति ना करके अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेक कर कोशिश करें कि इन किसानों की समस्याओं का समाधान निकाल पाए। दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच में संजीव बालियान जो है शामली पहुंचे, वहां उन्होंने कोशिश की किसानों से मुलाकात करने की, लेकिन किसानों ने उन्हें गांव में घुसने ही नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें दोबारा उल्टे पांव ही लौटना पड़ा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब इसको लेकर अहम फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में एक के बाद एक कोरोना के कई केस सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार से राज्य में भीड़ भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि हालात नहीं संभले तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते केसों ने महाराष्ट्र में रह रहे आम से लेकर खास तक हर किसी को डरा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़े फैसलों का ऐलान करके और इस ओर अपने कदम भी बढ़ा दिए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन आज रात 8 बजे से 1 मार्च सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। अकोला, अकोट और मूर्तिजापुर में कल सुबह 6 बजे से 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा। हालांकि इन सभी जगहों पर इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। पुणे और नासिक में कल रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोनों ही शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, जो कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। तो महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना को लेकर बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में भीड़भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सीएम ठाकरे ने कहा है कि अगर हालात नहीं संभले तो राज्य में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते केसों ने महाराष्ट्र में रह रहे आम से लेकर खास तक हर किसी को डरा दिया है। और हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़े हुए हैं मुंबई से। तमाम जानकारी के लिए सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से क्या कुछ सख्ती बरती गई है? जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है महाराष्ट्र में मामले में अब तमाम नेता और सरकारी अधिकारियों के साथ में चर्चा की और उसके बाद एक एक कर मुंबई सहित महाराष्ट्र कई ऐसे जगह पर सख्त कानून ला दिए हैं। महाराष्ट्र के पुणे की बात करें या फिर 5 से 7 ऐसे जिले हैं जहां पर हॉटस्पॉट कोरोना का बढ़ता जा रहा है। वहां पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू लगाए गए हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर संपूर्ण कर्फ्यू है। तो कोरोना की लहर बड़ी तेजी से मुंबई से महाराष्ट्र आनंद
संस्थानन में ये निर्णय लिए हैं। साथ ही आपको बताएं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के असलम शेख हो या फिर संजय राउत, इन दोनों के बयान आए हैं कि अगर नियम का पालन नहीं होता है, मास्क नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज नहीं यूज होता है और भीड़ भाड़ होती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई रियायत नहीं बरता जाएगा। जी पल्लवी। बिल्कुल मुरारी, ये जानकारी मिल रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने चेतावनी भी दी है कि अगर हालात नहीं संभले तो राज्य में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं है। कल मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए साफ लफ्ज़ में उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरत पड़ा तो लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के या फिर एनसीपी के मंत्री जो है कि जितेंद्र आवाज की माने तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है, अगर लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उचित कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। और आने वाले समय में जिस तरीके से अलग अलग जो है कि जिलों में लॉकडाउन लग रहा है, उस तरीके से लॉकडाउन मुंबई सहित पालघर, थाने, न्यू मुंबई और पनवेल में भी देखने के लिए मिल सकता है। जबकि मुंबई में हजारों ऐसी सोसाइटियां हैं जिन्हें बीएमसी ने अब तक सील कर चुका है। जी पल्लवी। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर कोरोना से स्थितियां खराब होती जा रही हैं। मुरारी, इसकी वजह क्या मानी जाए? एक और पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और कोरोना के केस कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। क्या वजह है? महाराष्ट्र में कोरोना कभी कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? देखिए पल्लवी, अगर वजह की बात माने तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ का जो इलाका है और लोगों में काफी अवेयरनेस देखा जा रहा है, काफी लापरवाही देखी जा रही है। मास्क न लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, चाहे राजकीय कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या फिर शादी समारोह हो, ऐसी जगहों पर तमाम बीएमसी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और इसी का नतीजा है कि बार मुंबई कोरोना की चपेट में आ गई है। समय रहते अगर मुंबई कर इस मामले में गंभीरता नहीं लिया और खुद को सुरक्षित नहीं किए तो आने वाले समय में जो लॉकडाउन की बात कही जा रही है, कहीं वो हकीकत में न तब्दील हो जाए। जी, वैक्सीनेशन का काम किस तरीके से चल रहा है महाराष्ट्र में? मुरारी, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे। पल्लवी, देखिए जैसे जैसे वैक्सीनेशन जो है कि महाराष्ट्र सरकार को मिल रहा है, उस तरीके से सारी गाइडलाइन बनाई गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, बीएमसी के माध्यम से उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहे महाराष्ट्र का नासिक, नांदेड़, धुलिया, सतारा, औरंगाबाद, अहमदनगर, विदर्भ, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामले थे, इन तमाम जगहों पर उन डॉक्टर, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों के लिए वैक्सीन का काम जो है कि जोरों पे चल रहा है और लोग जो है कि बेझिझक जो है कि टीकाकरण करा रहे हैं। बिल्कुल, और अगर ये भी अभी फिलहाल जरूरी है मुरारी कि वैक्सीनेशन का काम ज्यादा तेजी से हो महाराष्ट्र में, ताकि कोरोना की जो ये चेन है उसे ब्रेक किया जा सके। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो राज्य में कभी ब्रेक हो ही नहीं पाई और यही कारण है कि लगातार केस बढ़ते रहे। जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा। जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी रियायत दी, उसके बाद लोगों के मन से वो डर, वो जहन जो है कि निकल गया है। कोरोना काल में अक्सर देखा जाता था लोग सैनिटाइज की बोतल अपने पास रखते थे, मास्क इस्तेमाल करते थे और एक दूसरे से दूरी बनाया करते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो मुंबई में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना जैसी महामारी खत्म हो चुकी है और वो बगैर सैनिटाइज, बगैर मास्क के और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के जो है कि अपनी दिनचर्या बिताते हैं। और इसी का खामियाजा कह सकते हैं कि मुंबई को भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से मंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री टोपे और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के संकेत दिए हैं, अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो स्थिति और भी भयानक और डरावनी हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति बनती है मुरारी कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़े तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ बंद होंगे? क्योंकि जब पहले लॉकडाउन लगाया गया तो तमाम शूटिंग भी रोक दी गई थी, चाहे वो फिल्मों की शूटिंग हो या टीवी सीरियल्स की शूटिंग हो। तो क्या एक बार फिर से ये शूटिंग रोकी जाएंगी? क्या एक बार फिर से तमाम इंडस्ट्रीज बंद करवाई जाएंगी? देखिए पल्लवी, ये तो कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कोई राजनीतिक पार्टी हो अपने पक्ष को, अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहती है, रैली करना चाहती है, करे, लेकिन जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है तब तक न करे। शादी विवाह के समारोह तक उन्होंने कहा परिवार के सदस्य ही समारोह में, शादी में शामिल हो। मतलब कहीं न कहीं जो भीड़ इकट्ठा होती है उसे कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री पहले ही अपने सरकारी
कहा भी कि हम लॉकडाउन एक जैसा नहीं लगाएंगे, हम 24 घंटे का मोहलत देंगे। जिस तरीके से पुणे में, नासिक में और जगह पर लॉकडाउन से 24 घंटे पहले अलर्ट किया गया ताकि लोग अपने सामान, जरूरत की चीजें रख सके, और इसी कड़ी में उन्होंने संकेत दिया कि अगर मुंबई में भी लॉकडाउन लगेंगे तो उसके लिए भी लोग तैयार रहे, समय से पहले बताया जाएगा। अगर नियमों का पालन करते हैं और पिछले एक सप्ताह में जो ये आंकड़ा है ये अगर कम होता है तो लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी। जनता के ऊपर निर्भर है मुंबई में लॉकडाउन लगाना है या नहीं। जी बिल्कुल मुरारी, और ये भी देखने में आ रहा है कि अभी भी तमाम जो नाइट क्लब्स हैं उनमें भी जबरदस्त भीड़ रहती है। कल की हमने खबर देखी कि कैसे बीएमसी ने तमाम नाइट क्लब पे छापामार कार्रवाई की और वहां से जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो सभी बिना सैनिटाइजर और बिना मास्क के थे। यानी कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। जी पल्लवी, जिस तरीके से छापेमारी हुई, खुलासे हुई है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो, चाहे वो मुंबई के बार हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, पब हो, सैकड़ों की भीड़ में लोग इकट्ठा होते हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके की लापरवाही देखी गई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग, पढ़े लिखे जानकार लोग अगर इस तरीके की हरकत करते हैं, इस तरीके की लापरवाही करते हैं, तो फिर आम जनता का या फिर वो स्लम के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों में इसका क्या असर पड़ेगा। हालांकि आदेश के बाद बीएमसी ने अपनी कमर कस ली है। मुंबई की बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, जोगेश्वरी, इन तमाम इलाकों में लगातार बीएमसी की तरफ से छापेमारी चल रही है, चाहे होटल हो, पब हो, रेस्टोरेंट हो या शादी विवाह के ऐसे जो की पार्टियां हो, तो बीएमसी नकेल कस रही है। जरूरत है कि मुंबई कर भी उनका साथ दे, नहीं तो फिर हालात काफी गंभीर होंगे और दूसरी बार लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ऐसे संकेत सीएम उद्धव ठाकरे ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर स्थितियां काबू में नहीं आई, हालात नहीं संभले तो राज्य में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केसों ने महाराष्ट्र में इस समय चिंता बढ़ा दी है और इसी को लेकर सरकार ने भी बड़े फैसलों का ऐलान करके अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार से राज्य में भीड़ भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती लेकर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अभी आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं पुणे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।